नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प कानूनी सवाल पर बात कर रहे हैं। ये बिजनेस करने वालों और मतलब उनके साथ लेन देन करने वालों दोनों के लिए बहुत अहम है। सोचिए किसी पार्टनरशिप फर्म से आपको चेक मिला और वो बाउंस हो गया। तो सवाल ये है कि आप केस किस पर करेंगे, फर्म पर या सीधे पार्टनर्स पर? हाँ, और यही यही सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी हाल ही में। एक केस था धन सिंह प्रभु बनाम चंद्रशेखर। इसमें हुआ ये कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक शिकायत खारिज कर दी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता ने फर्म का नाम था मौर्या कॉयलर्स, उसको नोटिस ही नहीं भेजा था और ना ही उसे आरोपी बनाया। केस सिर्फ पार्टनर्स पर कर दिया था। तो आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया और ये जो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच का जो फर्क है ना, उस पर कैसे रोशनी डाली। ये चेक बाउंस जैसे मामलों में तो सब कुछ बदल देता है। पहले थोड़ा मामला समझ लेते हैं ना। हुआ ये कि ये अपीलकर्ता ने एक पार्टनरशिप फर्म मौर्य कॉयर्स को कोई 21 लाख रुपए का लोन दिया था। फर्म के एक पार्टनर ने फर्म के ही बैंक अकाउंट से चेक इशू किया, लेकिन वो बाउंस हो गया। वजह, अकाउंट फ्रीज था। अब लोन देने वाले ने क्या किया, फर्म के दोनों पार्टनर्स को तो लीगल नोटिस भेज दिया और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस भी कर दिया। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि फर्म का नाम वो नोटिस में था, ना शिकायत में। हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई, फर्म को पार्टी बनाना जरूरी था और केस खारिज। बिल्कुल। हाई कोर्ट का जो आधार था ना, वो था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन 141। अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई कंपनी, और हाँ कानूनी तौर पर इसमें फर्म भी आ जाती है, अगर वो कोई अपराध करती है तो कंपनी और उसके जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो दोनों लायबल होंगे। तो हाईकोर्ट ने इसी बिना पर कहा कि भाई फर्म जो है वो है मुख्य अपराधी, उसको आरोपी बनाए बिना पार्टनर्स पर केस कैसे चलेगा? क्योंकि पार्टनर्स की जिम्मेदारी तो मतलब अप्रत्यक्ष मानी जाएगी ना, विकैरियस जिसे कहते हैं। उन्होंने एसेंशियली फर्म को कंपनी की तरह मान लिया। हाँ बिल्कुल, एक कंपनी की तरह ट्रीट किया और कहा पहले फर्म पर केस करो। अच्छा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस नजरिए को ही पलट दिया। ये जानना तो बहुत जरूरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या तर्क था इसके पीछे। हाँ, और यहीं पर वो बुनियादी फर्क सामने आता है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच का। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर जोर दिया। देखिए, कंपनी वो एक अलग कानूनी इकाई है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कानून की नज़र में कंपनी अपने डायरेक्टरों से, शेयर होल्डरों से एकदम अलग है, उसकी अपनी पहचान है। इसीलिए डायरेक्टरों की जिम्मेदारी आमतौर पर वाइकेरियस होती है, मतलब अप्रत्यक्ष। वो कंपनी के काम के लिए जिम्मेदार होते हैं पर सीधे तौर पर खुद अपराधी नहीं माने जाते उस एक्ट के लिए। इसलिए जब कंपनी अपराध करती है तो पहले कंपनी को मुख्य आरोपी बनाना जरूरी होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म वो बिल्कुल अलग है, उसकी अपनी कोई अलग कानूनी पहचान होती ही नहीं। वो तो बस पार्टनर्स का एक सामूहिक नाम है। कानून इसे कंपेंडियस नेम कहता है। यहां पार्टनर्स की जिम्मेदारी जो है वो अनलिमिटेड होती है और ज्वाइंट एंड सेवरल होती है, मतलब संयुक्त भी और अलग अलग भी। इसका मतलब यह हुआ कि वो फर्म के कामों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, डायरेक्टली लायबल, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 भी तो यही कहता है कि पार्टनर्स ही सामूहिक रूप से फर्म हैं। अच्छा, तो अगर फर्म की अपनी अलग पहचान है ही नहीं और पार्टनर्स ही असल में फर्म है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टनर्स पर सीधे केस किया जा सकता है, भले ही शुरू में फर्म का नाम शिकायत में ना डाला गया हो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यही माना। उन्होंने कुछ बहुत अहम बातें कहीं। पहली बात, क्योंकि फर्म पार्टनर्स से अलग है ही नहीं, तो पार्टनर्स को जो नोटिस भेजा गया वो एक तरह से फर्म को ही भेजा गया नोटिस माना जाना चाहिए। दूसरी बात, पार्टनर्स के खिलाफ शिकायत पूरी तरह जायज है। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी डायरेक्ट है, जॉइंट है, सेवरल है। वो कंपनी डायरेक्टरों की तरह अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है। उनकी जिम्मेदारी तो मौलिक है, फंडामेंटल है। और तीसरी बात, शिकायत में फर्म का नाम ना होना वो ज्यादा से ज्यादा एक प्रक्रिया की कमी है, प्रोसीजरल डिफेक्ट, जिसे बाद में ठीक किया जा सकता है। जैसे बाद में फर्म को भी आरोपी बना लो। सिर्फ इस वजह से केस को शुरू में ही खत्म नहीं कर देना चाहिए। और जैसा आपने कहा, जॉइंट एंड सेवरल का मतलब यही है कि लेनवार चाहे तो किसी एक पार्टनर से पूरी रकम मांग ले या सब पर मिलाकर दावा करे। समझ गए। इसीलिए कोर्ट ने अपील मान ली, हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और शिकायत को फिर से चालू कर दिया। और साथ ही अपीलकर्ता को ये छूट भी दे दी
कि वो चाहें तो बाद में फर्म मौर्य कॉयर्स को भी आरोपी बना सकते हैं। तो फिर इस पूरे मामले का निचोड़ क्या निकला? मतलब आम आदमी या बिजनेस के लिए क्या सबक है इसमें? मेरे हिसाब से तो निचोड़ ये है कि जब चेक बाउंस जैसा कोई मामला हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाली पार्टी कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म, है ना? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की जिम्मेदारी सीधी होती है, संयुक्त होती है और पृथक भी। तो उन पर सीधे तौर पर कार्रवाई हो सकती है, भले ही शुरुआती नोटिस या शिकायत में फर्म का नाम न भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि जब कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो जो लीगल स्ट्रक्चर चुनता है, पार्टनरशिप रखेगा या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएगा या एलएलपी, वो कितनी गहराई से सोचकर चुनता है। क्योंकि ये फैसला सिर्फ इस पर असर नहीं डालता कि रोज का काम कैसे चलेगा, बल्कि इस पर भी असर डालता है कि अगर भविष्य में कोई कानूनी पछड़ा खड़ा हो गया तो आपकी अपनी पर्सनल लायबिलिटी कितनी होगी, आपकी निजी संपत्ति पर कितना जोखिम आएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिजनेस चलाने की सुविधा, क्या वो हमेशा संभावित व्यक्तिगत जोखिम से ज्यादा मायने रखती है? ये सोचने वाली बात है।